हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 न्यू सिलेबस लाइफ सेक्शन का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस की बात की गई है, जो कि हैं प्रपोजल स्टेज डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी स्टेज डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी कंडीशन एंड प्रिविलेजेस। अब देखिए कि प्रपोजल स्टेज का मतलब क्या होता है। जब हम पॉलिसी करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसे प्रपोजल स्टेज कहा जाता है, और इस स्टेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सभी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब देखिए, प्रोस्पेक्टस वर्ड सुन के हमारे माइंड में स्कूल या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आ जाता है। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं, जिसमें उनके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। समझिए आप, जैसे सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने अपना कोई नया प्रोडक्ट यानी कि अपनी कोई नई पॉलिसी लॉन्च की, तो वो उसके रिगार्डिंग एक प्रोस्पेक्टस भी देंगे जिसमें उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी, जिससे कि जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है वो उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी या पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो उसे आप कहोगे प्रोस्पेक्टस। तो आपने याद रखना है कि प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस हो गया। अब प्रोस्पेक्टस से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्या है, अब कस्टमर जो है वो पॉलिसी खरीदना चाहता है। जब पॉलिसी खरीदी जाती है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि प्रपोजल बनाने के लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसे कि कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म। यानी कि आप इसे कह सकते हैं द डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रपोजल फॉर्म, ठीक है। अब जो प्रपोजल फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वो करता है एजेंट। और इस फिल करने के प्रोसेस को आप अंडर राइटिंग कह सकते हैं, क्योंकि एजेंट पहले अपने क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, सही जानकारी लेता है, और फिर उस सही जानकारी को उस प्रपोजल फॉर्म पे फिल करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एजेंट है वो एक प्राइमरी अंडर राइटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि ये जो प्रपोजल फॉर्म है इसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन तो फिल करनी ही है, और इसके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अटैच होंगे, ठीक है। तो इस प्रपोजल फॉर्म के साथ सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एक तो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, ठीक है, वो लगती है। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि डॉक्टर देगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें जो भी आपका क्लाइंट है उसकी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एज प्रूफ। अब एज प्रूफ जो है ये 2 कैटेगरीज में आते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ठीक है। तो मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड भी बताऊंगी क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाते हैं स्कूल सर्टिफिकेट, जैसे हमारा 10th का सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन, या फिर कोई भी ऐसा सरकार के द्वारा दिया गया कागज जिस पे कि आपकी वैलिड डेट ऑफ बर्थ जो है वो दी हुई है, ये सभी स्टैंडर्ड एज प्रूफ की कैटेगरी में आएंगे। फिर नॉन स्टैंडर्ड जो कि यहाँ पर यूज नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, एक तो होरोस्कोप आ जाएगा। होरोस्कोप मीन्स जिसे हम जन्मपत्री कहते हैं, उसको नहीं माना जाएगा। देन राशन कार्ड, देन विलेज पंचायत सर्टिफिकेट, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें इंश्योरेंस कंपनी जो है एज प्रूफ की तरह कंसीडर नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, एज प्रूफ के बाद फिर आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, इसमें पासपोर्ट आ जाता है, इसमें टेलीफोन बिल आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, या बैंक पासबुक आ जाती है, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसा सरकार के द्वारा दिया गया कागज जिसपे आपका एक वैलिड एड्रेस दिया गया हो, उसे एड्रेस प्रूफ की कैटेगरी में लिया जा सकता है।
ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है मॉरल हजार्ड रिपोर्ट। अब मॉरल हजार्ड रिपोर्ट जो है ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इंश्योरेंस खरीदने के बाद जो आपका क्लाइंट है वो अपने आप को किसी खतरे वाली पोजीशन में नहीं डालेगा। ऐसी रिपोर्ट को मॉरल हजार्ड रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसे कहा जाता है फ्री लुक पीरियड। ठीक है। देखिए, जैसे हमने बात की कि जो इंश्योरेंस है ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है ना। अब जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम उसे वापस भी कर सकते हैं। उसी तरह से इंश्योरेंस को भी, अगर आपने सपोज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और आपको वो पसंद नहीं आती है तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको 15 दिन का टाइम देती हैं। जब आपने पॉलिसी खरीदी उससे 15 दिन का टाइम आपके पास होगा कि आप अपनी पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। और इस 15 दिन के टाइम को कहा जाता है फ्री लुक पीरियड या फिर कूल ऑफ पीरियड। ठीक है। तो याद रहेगा, फ्री लुक पीरियड होगा कितने दिन का, 15 दिन का। और ये वो टाइम है जिस टाइम के दौरान आपको अगर अपनी पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है तो आप अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उनका जो छोटा मोटा सा खर्चा हुआ होता है उसे वो काट कर बाकी आपका पैसा आपको वापस कर देती है। तो इसे कहेंगे फ्री लुक पीरियड, जो होगा कितने दिन का, बिल्कुल सही 15 दिन का। फिर बात आई केवाईसी। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। तो केवाईसी में क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, देन एज प्रूफ जैसे हमने बात की, देन एड्रेस प्रूफ, देन इनकम प्रूफ। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये केवाईसी में यूज होंगे। प्रपोजल स्टेज के टाइम पर हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो रहते हैं प्रोस्पेक्टस और प्रपोजल फॉर्म। अब प्रपोजल फॉर्म फिल करने के बाद प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है और प्रीमियम कैलकुलेशन के बाद प्रीमियम जो है वो कैश काउंटर पे जमा करवा दिया जाता है। अब कैश काउंटर पे जब प्रीमियम जमा हो गया तो हमें मिलेगी वहां से एक रिसीट जिसे कहा जाता है FPR और जिसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। अब ये जो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट है ये एक प्रूफ है कि जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। या आप इसे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं दैट इट इज एन एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। अब ये जो FPR है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, अब इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, देन पॉलिसी नंबर, देन प्रीमियम अमाउंट पेड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीमियम पेमेंट, नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ द प्रीमियम, देन DOC जिसे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहते हैं, देन डेट ऑफ फाइनल मैच्योरिटी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीमियम एंड सम अश्योर्ड। FPR के बाद हमें मिलता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि हमारे पास फाइनल प्रूफ रहता है कॉन्ट्रैक्ट का। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी शेड्यूल की। तो पॉलिसी शेड्यूल जो है ये फर्स्ट पार्ट है जो कि फेस पेज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के होता है और इसे हम हार्ट ऑफ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और उसमें क्या क्या रहता है, इसमें सबसे पहले होगा नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, देन स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सम एश्योर्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, देन नेम ऑफ नॉमिनी, देन पॉलिसी नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद इसमें होगा इंश्योरर्स प्रॉमिस टू पे, देन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड द स्टैम्प, और एंड में इसमें होगा एड्रेस ऑफ लोकल इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। अच्छा, फिर आ जाता है सेकंड पार्ट जो कि है स्टैंडर्ड प्रोविजन। ये सेकंड पार्ट है पॉलिसी का और इसमें रहेंगे सारे राइट्स, देन प्रिविलेजेस और कंडीशंस जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। और जो तीसरा पार्ट है पॉलिसी का उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन and it includes legal contract between insurer and insured regarding the grace period. अब हमें ये पता होना चाहिए ग्रेस पीरियड क्या होता है और कितनी ड्यूरेशन का होता है। ठीक है।
अब देखिए कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भरने के लिए एक ड्यू डेट फिक्स करती है और उस ड्यू डेट के बाद वो कुछ और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि अगर हमने ड्यू डेट को अपना प्रीमियम नहीं भरा तो कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जिसमें हम अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है इसे कहा जाता है ग्रेस पीरियड। यानी कि ग्रेस पीरियड वो टाइम हुआ जिसमें ड्यू डेट के बाद भी हम अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं और हमारी पॉलिसी जो है वो नॉर्मली चलती रहेगी। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्रेस पीरियड होता है ये होता है 30 दिन। ठीक है, 30 दिन का रहेगा और जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगी। उसमें लिखा होगा 31 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, या फिर जो चौथी ऑप्शन है किसी भी नंबर पे आ सकती है, उस पे लिखा होगा 30 डेज और 1 मंथ। आपने वो वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। ठीक है ना, क्योंकि कई महीनों में जैसे कि फरवरी है उसमें 30 डेज नहीं होते हैं, तो जो 30 डेज और 1 मंथ ये ऑप्शन होगी उस पे आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनता है कि सपोज कोई इंश्योर्ड है, उसने ड्यू डेट पे अपना प्रीमियम नहीं भरा और ग्रेस पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी उसके फैमिली को क्लेम देगी या फिर नहीं देगी? तो इसका आंसर है उसे या उसके परिवार को क्लेम बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसकी जो डेथ है वो ग्रेस पीरियड के विद इन हुई है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जो उसका लास्ट अनपेड प्रीमियम है उसे वो काट लेंगे और बाकी का जो क्लेम है वो उसके परिवार को मिल जाएगा। पर ऐसे ही केस में अगर डेथ जो है वो ग्रेस पीरियड के बाद होती है तो क्लेम मिलने में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है। ठीक है, अच्छा, एक और प्रोविजन है जिसमें कि हम कहते हैं कि पॉलिसी को रीइंस्टेट भी किया जा सकता है। अब रीइंस्टेट का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमने अपना प्रीमियम ग्रेस पीरियड के दौरान भी नहीं भरा, ठीक है, तो हमारी पॉलिसी हो जाती है लैप्स। ठीक है ना, यानी कि हमारी पॉलिसी हो जाती है बंद। पर कंपनीज हमें ये भी फैसिलिटी देती हैं कि हम अपनी लैप्स पॉलिसी को फिर से चला सकते हैं, जिसे कि रीइंस्टेट या फिर रिवाइवल भी कहा जाता है। अच्छा, फिर हम कुछ नॉन फॉरफीचर प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 2 है यहाँ पे, एक है जीएसवी और एक है पॉलिसी लोन। अब जीएसवी की फुल फॉर्म होती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अब देखिए कि जो इंडिया का लॉ है ये फैसिलिटी देता है कि अगर कोई भी पॉलिसी 3 साल तक लगातार चली है, यानी कि हमने अपनी पॉलिसी का 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरा है, तो हम अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करवा सकते हैं और उसकी हमें एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और जिसका जो अमाउंट है वो हमने जितना प्रीमियम भरा है 3 साल उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा प्रोविजन है पॉलिसी लोन। अब जैसे जीएसवी है उसी तरह से हम अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि ये 3 साल तक पॉलिसी प्रॉपर वे में चली होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो हमारी जो पॉलिसी है वो इंश्योरर को असाइन हो जाती है, पर बाकी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं। और जब हम अपना ये जो लोन है वो वापस कर देते हैं तो हमारी पॉलिसी जो है वो वापस हमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ स्पेशल पॉलिसी प्रोविजन एंड एंडोर्समेंट। सो इसके अंडर आता है सबसे पहले नॉमिनेशन। देखिए, जब भी हम पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें हम अपने एक नॉमिनी का नाम फिल करते हैं। ठीक है, और जो नॉमिनेशन की जाती है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अंडर की जाती है। इसके अंडर हम अपना जो नॉमिनी है वो एक या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, मतलब हम अपनी पॉलिसी में एक या एक से ज्यादा लोगों को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर जो नॉमिनी है वो माइनर है, यानी कि उसकी एज 18 साल से कम है, तो हमें एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है, और अपॉइंटी का जो रोल है वो जब माइनर 18 साल का हो जाता है तो उसका रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो नॉमिनी है उसका क्लेम पर अधिकार होगा अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो, पर अगर इंश्योर्ड ठीक है तब नॉमिनी का पैसे पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, प्रोविजन है एंडोर्समेंट। तो सबसे पहले तो आपको एंडोर्समेंट का मतलब पता होना चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब होता है
चेंजेस। ठीक है, तो जो पॉलिसी होल्डर है वो अपनी पॉलिसी में जो कुछ सर्टेन चेंजेस हैं वो भी कर सकता है, यानी कुछ ऑल्ट्रेशन अगर वो पॉलिसी अपने में करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर वही चेंजेस की जा सकती हैं जितना की कंपनी अलाउ करता है। जैसे कि नेम एंड एड्रेस हो गया, फिर कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं अपने नाम में, देन अपना जो नॉमिनी है उसको चेंजेस करना चाहते हैं, या एज में कुछ अगर करेक्शंस करवानी है वो करवाई जा सकती हैं। फिर आप अपनी एक पॉलिसी को स्प्लिट करवा के 2 या 2 से ज्यादा करवा सकते हैं। फिर अगर आप अपने प्रीमियम का मोड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह के एंडोर्समेंट आप अपनी पॉलिसी के अंडर करवा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द डैश पीरियड if policy holder has bought a policy and doesn't want it, he or she can return it and get a refund. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पॉलिसी होल्डर है जिसने कि कोई पॉलिसी खरीदी पर वो उसे नहीं चाहता, तो वो उसे वापस कर सकता है और उसके बदले में उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। अब उस पीरियड को क्या कहते हैं, या उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं जिसके दौरान वो अपनी पॉलिसी जो है वो वापस कर सकता है। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया उस पीरियड को कहा जाता है फ्री लुक पीरियड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्री लुक पीरियड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ का एग्जाम्पल जो आपको नीचे दी गई ऑप्शंस है उनमें से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है राशन कार्ड, देन हॉरोस्कोप, देन पासपोर्ट एंड देन विलेज पंचायत सर्टिफिकेट। तो देखिए, राशन कार्ड, हॉरोस्कोप और विलेज पंचायत सर्टिफिकेट तो नॉन स्टैंडर्ड एज कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है वो होगा ओनली पासपोर्ट। सो सही ऑप्शन इज सी, पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मॉरल हजार्ड। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉरल हजार्ड की कैटेगरी में नीचे दी गई ऑप्शंस में से आप किसे रखेंगे। अब पहले आपको मॉरल हजार्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मॉरल हजार्ड को आप नैतिक या व्यवहारिक जोखिम भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में अगर आपने समझना है तो मॉरल हजार्ड एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई व्यक्ति अपने आप को खुद ही खतरे में डाल लेता है। तो इसको आपने अब जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से चुनना है कि मॉरल हजार्ड कौन सी कंडीशन जो है वो होगी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। ये ऑप्शन कह रही है कि कोई व्यक्ति है, उसने इंश्योरेंस खरीद ली और उसके बाद उसका जो रिस्की बिहेवियर था, जोखिम वाला व्यवहार था, वो बढ़ गया। सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर प्रायर टू परचेज ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि ये ऑप्शन कह रही है कि रिस्की बिहेवियर, उसका जोखिम वाला व्यवहार बढ़ गया, पर अभी उसने इंश्योरेंस खरीदी नहीं है, प्रायोरिटी में है, प्रायर है अभी, मतलब प्रायोरिटी में रखी हुई है कि हाँ मैं इंश्योरेंस खरीदने वाला हूं। सी ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है, डिक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि इसका जो रिस्की बिहेवियर था वो कम हो गया इंश्योरेंस खरीदने के बाद। और ऑप्शन डी है, एंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्ट्स पोस्ट बीइंग इंश्योर्ड। अब ये व्यक्ति जो था, ये इंश्योरेंस करवाने के बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है कि ये जो व्यक्ति था, इसने इंश्योरेंस करवाई और उसके बाद इसका जो जोखिम वाला व्यवहार यानी कि रिस्की बिहेवियर था वो बढ़ गया, क्योंकि इसे ये लगा कि अब तो मैंने इंश्योरेंस करवा ली है, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी खुद पैसा देगी। अब कई स्टूडेंट्स को इसमें ऑप्शन डी भी लगती है कि ये भी सही हो सकता है। देखिए, डी जो है वो इसका सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जब क्रिमिनल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए नहीं औरों के लिए खतरा हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो फीचर्स विल बी चेक्ड
इन मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। यानी कि कौन से नीचे दिए गए फीचर्स हैं जो कि मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में चेक किए जाते हैं। तो क्या दिया गया है? पहला है इमोशनल बिहेवियर ऑफ द प्रपोजर, देन हाइट, वेट एंड ब्लड प्रेशर, देन सोशल स्टेटस एंड ट्रूथफुलनेस। तो ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में तो हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर ही चेक किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट used by insurance companies that provide details about the product। तो देखिए अभी हमने बात की है कि उस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो बिल्कुल सही, उसे कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग अ प्रपोजल इज नोन एज, जी बिल्कुल सही, ऐसे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जो प्रपोजल बनाने के लिए यूज करते हैं? उसे कहते हैं प्रपोजल फॉर्म। सो सही आंसर इज बी, प्रपोजल फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बिलो गिवन एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई द वन विच इज क्लासिफाइड एज नॉन स्टैंडर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। अब जो नीचे दिए गए आपको ऑप्शंस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से आपने चुनना है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे इंश्योरेंस कंपनी नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखती है। तो देखिए क्या है ऑप्शंस। फर्स्ट है स्कूल सर्टिफिकेट, ये तो स्टैंडर्ड है। आईडी कार्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, ये भी स्टैंडर्ड है। देन राशन कार्ड, ये आएगा नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में। और डी है सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म, ये भी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब देखिए नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और आपको पढ़ के बताना है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना इंश्योरेंस का, उसका एविडेंस होगा, उसका प्रूफ होगा। ऑप्शंस हैं प्रपोजल फॉर्म, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस और क्लेम फॉर्म। तो देखिए जैसा कि हमने बात की कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये है प्रूफ बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड अबाउट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जगह एफपीआर दिया होता तो एफपीआर उसका प्रूफ आ जाता, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहली है प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्टेंस इज द एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन। इसका मतलब है कि जब आपका प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, तो वो प्रूफ होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रीमियम इज द एविडेंस दैट पॉलिसी हैज़ बिगन। और जब आपका जो प्रीमियम है वो स्वीकार कर लिया जाएगा तो वो एविडेंस है कि पॉलिसी जो है वो शुरू हो चुकी है। सी ऑप्शन कह रही है द फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इज द एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन, कि जब आपको एफपीआर मिल जाएगी ना, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिल जाएगी, तो वो आपके पास एविडेंस होगा कि पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और डी ऑप्शन कह रही है कि प्रीमियम कोट इज एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन, मीन्स आपको अभी उन्होंने प्रीमियम की कोटेशन ही दी है, वो एविडेंस हो जाएगा कि पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। तो देखिए आई थिंक इसमें आपको अब पता चल गया है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन सी, मीन्स जब हमारे हाथ में आ जाएगी एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, तो ये हमारे पास एविडेंस होता है कि हमारा इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के साथ शुरू हो चुका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द फर्स्ट प्रीमियम द कंपनी विल इशू डैश। अब देखिए पहला प्रीमियम जमा करवाने के बाद जब हम नेक्स्ट और प्रीमियम जमा करवाते रहते हैं ना कंपनी में, अगले वाले है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नहीं, मीन्स उनको जमा करवाने पर जो हमें रिसीट मिलती है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है रिवाइवल प्रीमियम रिसीट, रिस्टोरेशन प्रीमियम रिसीट,
री इंस्टेटमेंट प्रीमियम रिसीट और रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। तो देखिए जब हम ना पहले प्रीमियम के बाद जो दूसरा तीसरा और फर्दर जो आगे प्रीमियम जमा करवाते हैं ना, तो एक प्रकार से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो क्या होता है, वो रिवाइव होता रहता है। ठीक है, तो उससे जो हमें रिसीट मिलेगी ना उसे हम कहेंगे रिवाइवल प्रीमियम रिसीट। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द बिलो फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है ना, उसके पहले भाग में क्या होगा, जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं पॉलिसी स्केड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस और क्लेम प्रोसीजर। तो देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि जो पहला भाग रहता है, फर्स्ट पार्ट होता है स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, तो उसमें होता है पॉलिसी स्केड्यूल कि कब शुरू हुई है, कब तक चलेगी, कितने सालों की है, कब कब प्रीमियम जमा करवाना है ना। तो जो पॉलिसी स्केड्यूल है वो पहले पार्ट का भाग रहेगा और बाकी जो बी, सी और डी ऑप्शंस दी गई हैं ये जो फर्दर आगे के भाग रहते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट द स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द बिलो। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ना जो स्टैंडर्ड प्रोविजन पार्ट रहता है ना, तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी जो नीचे दी गई हैं ऑप्शंस उनमें से। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। पहली ऑप्शन कह रही है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम। तो देखिए ये तीनों चीज़ें तो पहले पार्ट में आ जाती हैं, फर्स्ट जो पार्ट रहता है। ठीक है, दूसरा है नेम ऑफ नॉमिनी, ये भी पहले ही भाग में आता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड द अदर कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जो भी हमारे पॉलिसी से लेकर अधिकार हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं, है ना, और जो बाकी टर्म्स और कंडीशंस है ना, वो आ जाती हैं स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट एन अपॉइंटी। आपको बताना है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस रहेंगे जिनके अंडर पॉलिसी होल्डर को एक अपॉइंटी अपॉइंट करना पड़ता है। देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि जब हमने अपना नॉमिनी डिक्लेयर किया और वो जो नॉमिनी है वो एक माइनर है, मीन्स उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है, तो उस केस में हमें एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है। और अपॉइंटी का जो रोल है ना, वो जब नॉमिनी की एज 18 साल कंप्लीट हो जाती है तो अपॉइंटी का रोल हो जाता है ख़त्म। तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलो चेक करते हैं ऑप्शंस। इंश्योर्ड इज माइनर, नॉमिनी इज माइनर, पॉलिसी होल्डर इज नॉट ऑफ साउंड माइंड एंड पॉलिसी होल्डर इज नॉट मैरिड। तो देखिए पॉलिसी होल्डर को एक अपॉइंटी अपॉइंट करने की ज़रूरत कब रहेगी, अगर जो उसने नॉमिनी बनाया है वो कौन है, वो माइनर है, उसकी एज 18 साल से कम है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इन ऑर्डर फॉर पॉलिसी टू एक्वायर अ गारंटेड सरेंडर वैल्यू हाउ लॉन्ग मस्ट बी प्रीमियम बी पेड एज पर लॉ। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप अपनी पॉलिसी से गारंटेड सरेंडर वैल्यू चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने साल तक लॉ के हिसाब से प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए। तो देखिए जैसे हमने बात की थी कि अगर मिनिमम 3 साल तक प्रीमियम भरा गया है ना, तो हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू लॉ मिल जाती है। तो चलिए ढूंढिए ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चेक कीजिए 3 साल का कहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी, मीन्स प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मीन्स लगातार 3 साल तक अगर प्रीमियम भरा गया है तो उसके बाद लॉ के हिसाब से हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। कब लगेगा कि पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है, कब हमारी पॉलिसी जो है वो बंद हो जाएगी। तो देखिए बंद कब होगी, अगर हमने ड्यू डेट में भी प्रीमियम नहीं भरा है, मीन्स ड्यू डेट के बाद जो ग्रेस पीरियड रहता है उसमें भी हमने अगर प्रीमियम नहीं भरा है ना, तो हमारी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। ठीक है,
तो मीन्स देखिए ड्यू डेट रहती है, उसके बाद ग्रेस पीरियड हमने अभी बात की कितने दिन का रहता है, 30 दिन का रहता है। तो अगर ड्यू डेट के बाद 30 दिन का जो हमें टाइम पीरियड मिला है उसमें भी हमने प्रीमियम नहीं भरा ना, तो हमारी पॉलिसी हो जाएगी लैप्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेस पीरियड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए अगर हम ग्रेस पीरियड की बात करें तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी चेक करना है आपने। तो ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज 30 डेज, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 30 डेज, और स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 31 डेज। तो देखिए इसका ना जो राइट आंसर आएगा, वैसे तो हमने पढ़ के यही आए हैं कि 30 डेज है, पर इसका ना जो आपको राइट आंसर देना है ना वो ये है कि जो स्टैंडर्ड लेंथ रहती है ना ग्रेस पीरियड की वो 1 मंथ या फिर 30 डेज होगी, क्योंकि देखिए एक महीना आता है जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड लेंथ होगी या तो 1 महीना या फिर 30 दिन, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिए इसे क्या कह रहा है। व्हाट विल हैपन इफ पॉलिसी होल्डर डजंट पे प्रीमियम बाय द ड्यू डेट एंड डाइज ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। क्या कहा गया है कि क्या होगा अगर पॉलिसी होल्डर ने ड्यू डेट पे प्रीमियम नहीं भरा और ग्रेस पीरियड के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, जो उसका लास्ट प्रीमियम जो उसने पे नहीं किया है ना, अनपेड प्रीमियम जो है उसे कंपनी काट लेगी, डिडक्ट कर लेगी, और बाकी का जो क्लेम है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है क्या होगा, लास्ट अनपेड प्रीमियम जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा और जो क्लेम है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर डैश ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी में जो हम नॉमिनी बनाते हैं ना, नॉमिनेशन का जो प्रोसेस दिया गया है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से है, पर आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन है जिसमें ये नॉमिनेशन का कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शंस नीचे दी गई हैं, सेक्शन 10, सेक्शन 38, सेक्शन 39 और सेक्शन 45। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।